हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इंडिया रियल्टी बायर्स के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स आज का हमारा ये एपिसोड आम्रपाली होम बायर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम उनको बताने वाले हैं कि रिसीवर आम्रपाली की वेबसाइट पर अपना डेटा कैसे सेव करें और ये डेटा सेव करना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और अगर आपने डेटा अभी तक सेव नहीं किया है तो आने वाले भविष्य में आपको क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। जी हाँ, ये सारी डिटेल्स की जानकारी के लिए आज का इंडियन रियल्टी बायर्स का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले इंडियन रियल्टी बायर्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद आम्रपाली में कंस्ट्रक्शन की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं और इसी के साथ रिसीवर आम्रपाली, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन के काम मॉनिटर करने और होम बायर्स को घर दिलाने का जिम्मा सौंप दिया है, उसके तरफ से सभी होम बायर्स को एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुई कि वो अपना डेटा, यानी कि होम बायर्स अपना डेटा कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पे अपडेट करें, यानी अपना डेटा वहाँ पे फिल करें, जहाँ से कि वो सारी डिटेल्स भर के ये बता सके कि वो किस यूनिट के मालिक हैं। क्योंकि आम्रपाली के में ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों को एक ही फ्लैट भेज दिए गए हैं। ऐसे में कौन सा फ्लैट किसका है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आम्रपाली कोर्ट रिसीवर के पास आपका डेटा होना। इसी को देखते हुए कोर्ट रिसीवर ने अपना एक वेबसाइट भी बनाया है, जिसे आम्रपाली कोर्ट रिसीवर कहा जा रहा है। अगर आप अपने ब्राउज़र पे हैं, गूगल क्रोम पे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी पे भी हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ कोर्ट रिसीवर टाइप करें तो आम्रपाली कोर्ट रिसीवर खुद ब खुद गूगल सर्च में आ सकता है, क्योंकि इस समय काफ़ी लोग इसे सर्च कर रहे हैं। कोर्ट रिसीवर आम्रपाली सर्च करने के बाद आप वेबसाइट में एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट चल रही है। इस वेबसाइट में आपको सबसे ऊपर MOU विद बैंक्स भी दिखेगा। ये MOU विद बैंक्स वो है जब आपको बैंक से अगर आप फंडिंग लेने जा रहे हैं, तो कई बैंक्स ऐसे हैं जो कोर्ट रिसीवर के साथ MOU की कॉपी भी मांग रहे हैं। अगर आपके पास ये MOU नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके MOU डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगभग सारे बैंक्स लिखे हुए हैं, जिसमें कि प्राइवेट बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक और HDFC के अलावा गवर्नमेंट और PSU बैंक्स हैं, जिनमें यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और सारे लगभग टॉप लेवल के बैंक्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा जो है यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको आप चाहें तो राइट क्लिक करके, फिर से सुन लीजिए, राइट क्लिक करके सेव इमेज करेंगे तो ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। आप किसी भी एक जगह पे सेव कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अगर सेकंड कॉपी लेनी हो तो इस तरीके से आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो MOU की कॉपी है वो 6 पेजेस की है। तो इस तरीके से आप पेज नंबर 2 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके सेव इमेज करेंगे तो ये सारे पेजेस डाउनलोड होते जाएंगे। इसी तरह पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सारे जितने भी नंबर पेजेस होंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे। MOU की कॉपी अगर आपके पास आ गई है तो अब आपके लिए ज़रूरी ये जानना कि कस्टमर डेटा फिल करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर कस्टमर डेटा आपने फिल नहीं किया है तो कोर्ट रिसीवर को ये पता नहीं चल पाएगा कि आप ही ओरिजिनल बायर हैं। इसलिए कस्टमर डेटा फिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कस्टमर डेटा अगर आप फिल नहीं करते हैं तो हो सकता है बैंक आपको फंडिंग भी ना करे। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कस्टमर्स के लिए, होम बायर्स के लिए, कि अगर आपने कोर्ट रिसीवर की कॉपी नहीं लगाई बैंक में तो बैंक आपको फंडिंग से मना कर सकता है, क्योंकि बैंक अब कोर्ट रिसीवर के उस कॉपी को ही वेरीफाइड कॉपी मान रहा है, ना कि किसी और डेटा को। अगर आपने अपनी कोई कैलकुलेशन बना रखी है या कुछ भी कर रखा है तो बैंक उसे नहीं मान रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज अ होम बायर ऑफ आम्रपाली ड्रीम वैली 2। जी हाँ, तभी मैंने ये वीडियो बनाने का तय किया कि आम्रपाली के बायर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि कस्टमर डेटा में उनका डेटा सेव होना कितना ज़रूरी है। इसलिए आप कस्टमर डेटा में जाएं रिसीवर आम्रपाली.in की वेबसाइट पे और सबसे पहले अपना कस्टमर डेटा चेक करें। पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पॉइंटर्स दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि पब्लिकेशन ऑफ कस्टमर डेटा में क्या क्या आ रहा है, वाई एंड व्हाट, ये सारी टर्म्स कंडीशन उन्होंने बता रखी है कि क्यों ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है बताना। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप सबसे नीचे हैं तो क्लिक इंस्ट्रक्शन रीड केयरफुली, इसका भी एक ऑप्शन आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या आ रहा है। नोट ऑफ इंस्ट्रक्शन है,
मतलब कि अगर आपको देखें तो निर्देशों की सूची जो है वो दी गई है कि आप जो डेटा भरने वाले हैं वो कैसे भरा जाएगा, उसका क्या प्रोसेस है और क्या क्या डिटेल भरनी है। जैसे कि OTP आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पे आएगी। होम बायर्स को फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी डिटेल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप भरनी है। वो नंबर 6 से आपको दिख जाएगा, जिसमें कि एरिया, बेसिक सेल प्राइस, अदर चार्जेस, अमाउंट पेड, ये सारा आपको भरते जाना है। सर्विस टैक्स की डिटेल भी भरनी है, कितना रह गया है, बैंक से कितना लेना है, सारा कुछ आपको देना। और इसके अलावा अगर कोई चेंजेस हैं एड्रेस में या ईमेल एड्रेस में तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें भरने पढ़ते हुए जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक और हरे रंग की पट्टी दिखेगी, एक ग्रीन इन्होंने बना रखा है हाइलाइटर, वहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक फॉर कस्टमर डेटा एंड फिलिंग योर डिटेल्स। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पे ये खुला हुआ था, ये पहले से का खुला हुआ है, मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। ये मेन जो था पेज था, यहाँ से जब मैंने क्लिक इंस्ट्रक्शन रीड केयरफुली पे गया तो ये पेज आ गया। अब इस पेज पे आप देखेंगे तो कोड रिसीवर विद कोड रिसीवर आम्रपाली का, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो आप जिस प्रोजेक्ट के भी जिस कैटेगरी के भी बायर हैं वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का हूँ तो मैंने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे वंस अगेन नोट फॉर फाइलिंग कस्टमर डेटा एक बार आ गया, जिसे आप फिर से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं, हाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो इसको भी आप बहुत जल्दी से पढ़ के समझ सकते हैं। और क्लिक फॉर कस्टमर डेटा एंड फाइलिंग योर डिटेल्स पे जाके जो कि हाईलाइट किया हुआ उस पर जा सकते हैं। ये देखिए एक अगला पेज खुल गया। ये पहला मेन पेज था, यहाँ से मैं सब पेज पे आया और फिर ये एक सब पेज खुल गया यहाँ पे लास्ट। तो यहाँ पे आने के बाद अपना आप प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। जैसे मेरा आम्रपाली ड्रीम वैली 2 है तो मैंने ड्रीम वैली 2 वाला ऑप्शन चूज़ किया। उसके अलावा जिसके पास ड्रीम वैली 1 है, जो क्रिस्टल होम्स के हैं, कोर्टयार्ड के हैं, यानी जिस किसी भी प्रोजेक्ट के हैं आप अपना रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट चूज़ करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग सारे प्रोजेक्ट्स एक लाइन से दिए हुए हैं अक्रॉस इंडिया, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ ड्रीम वैली 2। ड्रीम वैली 2 में जाने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, यूनिट नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में सबसे आसान जो मुझे लगा वो मोबाइल नंबर लगा, क्योंकि मैंने यूनिट नंबर भी डाला तो डिटेल नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला ये देखिए क्या डिटेल आता है। जी हाँ, योर सर्च डेटा OTP विल बी सप्लाइड टू वाया मोबाइल और ईमेल। जैसा कि कस्टमर डेटा में दिया हुआ आपके OTP जो है आपके वेबसाइट और मोबाइल पे जाएगी, जो कि वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा कई बार आपको OTP आती है आपके ATM से पैसे स्वाइप करते हुए या फिर कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट करते हुए। सेम सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है रिसीवर आम्रपाली.in की वेबसाइट पे। अगर आप ओरिजिनल कस्टमर हैं, आपका इन्फॉर्मेशन सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यूनिट नंबर दिया हुआ है, टावर नंबर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, डेट ऑफ बुकिंग तक दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपका ये डेटा सही है तो आप जनरेट OTP करके आगे बढ़ सकते हैं। नोट में आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से क्या दिया हुआ है, इन केस योर मोबाइल नंबर और ईमेल ID इज़ डिफरेंट, चेंज्ड और नॉट अपीयरिंग अबव, क्लिक रीसेट बटन। तो यहाँ पे आप रीसेट बटन दाब के इसे चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों यहाँ से चेंज हो जाएगी। उसके अलावा एक और नोट में है, इसमें साफ बोला गया कि अगर आपका नाम जो है इस प्रोजेक्ट में नहीं अपीयर कर रहा है या फिर डेटा मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप ग्रीन बटन चूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आपका इन्फॉर्मेशन इस सीट में या फिर रिसीवर आम्रपाली.in की वेबसाइट पर नहीं है तो। मैंने जनरेट OTP किया और यहाँ पे मैंने ओके चूज़ किया। ये जीमेल ओपन हो गया। ये सेम OTP आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के मैसेज बॉक्स में भी आ चुका है, जो 18 जनवरी की डेट का है। ये मैंने कॉपी किया, Ctrl+C और रिसीवर आम्रपाली की वेबसाइट पे जाके OTP पेस्ट कर दी, सबमिट किया। मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक नया विंडो खुल गया है जिसमें कि कस्टमर डेटा को कहा जा रहा है कि आप ठीक से एनालाइज कीजिए रिसीवर की वेबसाइट पे, और उसे देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, क्या डिलीट करना है, क्या हटाना है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो आप देख के सीधा वेरीफाई कीजिए कि आपका डेटा सही है या नहीं है। यहाँ तो मुझे दिख रहा है सिर्फ एक एड्रेस जो है वो गलत है, बाकी सारा डेटा सही है। ये डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें भरी हुई हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही ये डेटा फिल किया है, इसलिए ये सब कुछ यहाँ भरा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे बेसिक वैल्यू डालेंगे जो आपको आपकी ओरिजिनल शीट मिली होगी।
ओरिजिनल शीट जैसे ही मिलेगी उसमें आपको दिख जाएगा कि आपकी यूनिट की बेसिक वैल्यू क्या थी, एरिया क्या था, यूनिट रेट क्या था, वो तुरंत कॉस्ट वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगे थे, टोटल यूनिट कॉस्ट क्या हुआ, टोटल पेड अमाउंट वो आप जोड़ के निकाल सकते हैं कि अब तक आपने खुद की सेल्फ फंडिंग से कितना किया है और बैंक लोन से आपने कितना पे किया है विदाउट सर्विस टैक्स। जी हाँ, सर्विस टैक्स के लिए अलग से कॉलम है, वो आप ये देख सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है, सर्विस टैक्स दिख रहा है आपको। ये अमाउंट सर्विस टैक्स का हो गया। सर्विस टैक्स के बाद ऑटो फिल आ जाता है टोटल पेड अमाउंट विद सर्विस टैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल हो गया। अब बैलेंस अमाउंट जो ड्यू है वो इस हिसाब से खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सर्विस टैक्स खुद ब खुद वो फिल कर लेगा सिस्टम, ज़्यादा इन्होंने एडवांस वेबसाइट बना रखी है। और बैलेंस ड्यू जो है, यानी कि ये जो बैलेंस ड्यू अमाउंट जो था ये और बैलेंस सर्विस टैक्स, ये दोनों जुड़ के बैलेंस ड्यू अमाउंट बन के आ जाएगा। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, विद सर्विस टैक्स। देखिए, ठीक है। तो अब जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो आपका आ जाएगा सामने कि बैलेंस ड्यू कितना आपको पे करना है, और अगर आपने बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन के थ्रू आपको कितना पे करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप सेल्फ की फंडिंग में लगभग कितना अमाउंट आ रहा है और बैंक की फंडिंग से आपको कितना पे करना है। यहाँ पे आप नीचे आके आधार नंबर और पैन नंबर दोनों अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई एड्रेस में चेंज है तो आप एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। जो टोटल अमाउंट है वो आपके लगभग फ्लैट की कॉस्ट आ जा रही है। देखिए, ये टोटल अमाउंट जो है वो ये अमाउंट है, टोटल यूनिट कॉस्ट जो है, और ये मैनेजल बस सेम हो जा रही है। जो आई थिंक जो मैंने उस समय सेलेक्ट किया था वो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये आया था। और फाइनल जो आपका डेटा तैयार होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आएगा। आपके पास कोड रिसीवर की तरफ से एक PDF अपलोड होके आएगा। उस PDF को आपको सेव कर लेना है और उसी की कॉपी निकाल लेनी है। वो PDF जो है वो कुछ इस काइंड का होगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो है टोटल डिटेल फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोड रिसीवर के लोगों के साथ सारी डिटेल्स आ गई है। इसमें कि जो डेटा आपने फिल किया हुआ है वो आ गया है, और जो आपने चेंजेस दिए वो आ गए हैं। आपने जो डिटेल्स भरी थी, टोटल यूनिट कॉस्ट, यूनिट रेट, ये सारा कुछ जो वहाँ था वो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे PDF में बन के आ गया है। बैलेंस जो ड्यू है सर्विस टैक्स वो बना हुआ है। बैलेंस अमाउंट विदाउट सर्विस टैक्स, बैलेंस सर्विस टैक्स वो आ गया आपका बन के। और अब इसके बाद जो टोटल ड्यू है वो बन के आ गया है 3,13,793 जो अब पे करना है एज़ पर द जो मेरा पेमेंट हो चुके हैं उस हिसाब से। और ये शीट ही बैंक और कोड रिसीवर एक्सेप्ट करेंगे एज अ जेन्युइन कस्टमर। ये ही एक ऐसा शीट है जो आपको एज अ जेन्युइन कस्टमर ऑथेंटिसिटी देगा। इसलिए कस्टमर डेटा ज़रूर फिल करें रिसीवर आम्रपाली की वेबसाइट पे जाके, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपने ये डेटा सेव नहीं किया है तो आपको मैं इसका नुकसान बता देता हूँ। अगर आपने ये डेटा सेव नहीं किया है तो हो सकता है कोड रिसीवर आपको ओरिजिनल कस्टमर मानने से मना कर दे, वो आपको वेरीफाई ना करे। और उसके अलावा आप अगर बैंक के पास जा रहे हैं होम लोन की बाकी अमाउंट लेने या फिर होम लोन का नया अमाउंट लेने, तो भी रिसीवर आम्रपाली.in पर ये डेटा सेव होना चाहिए, क्योंकि बिना इस शीट के बैंक आपको लोन नहीं देगा, वो आपको वेरीफाइड कस्टमर नहीं मानेगा। या फिर आपका कितना अमाउंट बचा हुआ है वो भी आपको डिस्पर्स नहीं करेगा। अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो भी अगर आपका लोन चल रहा है और आपका कोई अमाउंट रह गया था, जैसे मेरे केस में ये था कि अमाउंट कुछ पेंडिंग था, उन पेंडिंग को डिस्पर्स कराने के लिए भी ये शीट देनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपकी फंडिंग नहीं हो पाएगी, ये मैं आपको साफ बता देता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपना डेटा codereceiver.in की वेबसाइट पे सेव करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रिलेटिव वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।